बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम सीख रहे हैं सी और सी प्लस प्लस इन उर्दू लैंग्वेज और आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 7 में। और आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर इन सी और सी प्लस प्लस के हवाले से बात करेंगे, यानी सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाल्लाह आज के इस लेसन में हम ऑपरेटर्स के हवाले से बात करेंगे। तो जानने के लिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो सी या सी प्लस प्लस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑपरेटर क्या चीज़ होती है। सी या सी प्लस प्लस के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन ऑन डेटा। यानी आप एक प्रोग्राम के अंदर जब डेटा लेते हैं, चाहे वो इनपुट डेटा देते हैं, चाहे वो वेरिएबल की सूरत में हो, डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हों, या चाहे आप कीबोर्ड के ज़रिए से आप प्रोग्राम को डेटा इंसर्ट करवा रहे हो, इनपुट करवा रहे हो, उन पर किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देगा, दो नंबर्स को जमा करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, दो नंबर्स को, एक नंबर्स को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं इक्वल टू के साथ, एक नंबर्स को चेक कर रहे हैं कि वो दूसरे से बड़ा है या छोटा है। ये यहाँ पर जो चीज़ सेंटर में इन्वॉल्व होगी, जो सिंबल सेंटर में इन्वॉल्व होगी, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। इन दो नंबर्स को जमा कर रहे हैं तो सेंटर में डेफिनेटली प्लस का साइन है। अगर आप एक नंबर की वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा बड़ा है इसमें से, तो डेफिनेटली वहाँ पर ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन होगा। और अगर इक्वल टू चेक कर रहे हैं आप, उसके अंदर उसका कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेशन इक्वल चेक कर रहे हैं कि दोनों बराबर हैं या नहीं, तो वहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा। तो ये सिंबल्स या साइंस जो हैं इनको हम ऑपरेटर कहते हैं। सी या सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास ऑपरेटर की कितनी किस्में हैं उस हवाले से हम डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, हम इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इसलिए डोंट वरी। आप पहले सिर्फ थ्योरेटिकली बहुत कम मिकदार में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इस थ्योरी को ज़रूर देखें और उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करके आपके सामने सारी चीज़ें रखेंगे। थ्योरी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकली तभी आप समझ सकते हैं जब थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर मौजूद होगा। और अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो आप बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे बाज़ का। तो इसलिए मैं पहले बहुत मुख्तसर सी थ्योरी, हालांकि इनकी थ्योरी के हवाले से अगर बात की जाए तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी मौजूद है। और अब क्योंकि इसके बाद अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आते हैं, फिर ऑपरेंड एंड ऑपरेटर का कंसेप्ट, फिर एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, तो वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। नहीं करनी चाहिए वैसे इग्नोर, क्योंकि वो थ्योरी की चीज़ें हैं, वो आप खुद भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अमूमन देखने में कम मिलता है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल लेवल पर उन चीज़ों को वहाँ पर जाकर डिस्कस करूँगा। हाँ, इन चीज़ों को एक्सप्रेशन हो गया वहाँ पर प्रैक्टिकल लेवल पर मैं ज़रूर डिफाइन करूँगा, लेकिन यह थ्योरी में मैं नहीं पढ़ूँगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, फर्स्ट सबसे पहले टाइप ऑफ ऑपरेटर इन सी एंड सी प्लस प्लस। हमारे पास सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर की 6 किस्में मौजूद हैं। पहली किस्म है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरी किस्म है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरी किस्म है लॉजिक ऑपरेटर, और चौथी किस्म असाइनमेंट ऑपरेटर, और पांचवी किस्म इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और छठी किस्म जो है इसके अंदर है वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इन सब किस्मों के हवाले से डिस्कस करें। आज हम बात कर लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या हैं और इनकी क्या डेफिनेशन है। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं, हम कह सकते हैं इनकी डेफिनेशन अगर करनी हो तो आप इस अंदाज से कर सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉडुलस ईटीसी। यानी जब भी आपने एक प्रोग्राम के अंदर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जिसमें जमा, माइनस, तफरीक, तकसीम और मॉडुलस फाइंड करना हो, तो उस वक्त जो ऑपरेटर आप इस्तेमाल करेंगे उनको क्या कहेंगे, आप उनको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहेंगे। वो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, उसके बाद स्टेरिक का साइन है, फिर डिवीजन का साइन है। याद रखिएगा कि ये स्टेरिक का साइन नहीं होता। बेसिकली जब भी आप कंप्यूटर के ज़रिए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई का जो हमारे पास क्रॉस साइन होता है वो वहाँ मौजूद नहीं होता, तो इसलिए हम स्टेरिक का इस्तेमाल करते हुए उस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि कंप्यूटर में जब भी स्टेरिक का साइन आएगा आप उसे मल्टीप्लाई का साइन समझेंगे, और ये बैक स्लैश को आप डिवीजन का साइन और मॉडुलस का साइन, ये परसेंटेज का साइन मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस क्या होते हैं? मॉडुलस रिमाइंडर को बोलते हैं। बेसिकली जिस तरह आप 9 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और 1 इसके अंदर जो बचेगा रिमाइंडर होगा, और उसको ये साइन रिमाइंडर के लिए या मॉडुलस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। आज हम प्रोग्राम के अंदर भी देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर को पहले
चल कर देख लेते हैं। दो वैल्यूज़ को हम लेते हैं इंटीजर के तौर पर और उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम ऑपरेटर को पढ़ रहे हैं C++ के अंदर। हम या C दोनों में C++ के अंदर भी कोड लिखूंगा, C के अंदर भी कोड लिखूंगा और कुछ पोर्शन शायद C के अंदर लिखूँ, कुछ C++ के अंदर, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके। लेकिन याद रखिएगा कि कोड हमेशा एक ही लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर बाज़ में दोनों की अंदर जो चीज़ें अहम हैं वो दोनों एक ही कोड के अंदर इन्वॉल्व कर देता हूँ, लेकिन C अलग लैंग्वेज है और C++ अलग लैंग्वेज है। कुछ लोग समझते हैं कि C जो है ये C++ जो है C का लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि ये बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। जो फॉलो तो C को कर रही है लेकिन शायद इसकी हिस्ट्री मुख्तलिफ है। बहरहाल इसके हवाले से हम बाद में किसी लेक्चर में बात करेंगे। आज चलते हैं और ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम देख लेते हैं कि किस तरह हम दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो डेटा टाइप के दरमियान या दो वेरिएबल्स के दरमियान हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेव C++ को डबल क्लिक करते हुए ओपन कर लेता हूँ और मैं कोड लिखूंगा, एक बड़ा छोटा सा कोड लिखूंगा और दो वैल्यूज़ को सिंपल मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन दो वैल्यूज़ के दरमियान परफॉर्म करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल और एन करते हुए मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल ली। शॉर्टकट भी है, यहाँ पर फाइल पर जाकर भी आप न्यू पर क्लिक करके ये फाइल ले सकते हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है हेडर फाइल जो आपको बताई गई थी, हेडर फाइल आयो स्ट्रीम यानी इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के लिए जो फाइल होती है वो लिखी। और उसके बाद मैंने दूसरी हेडर फाइल conio.h और फिर अगर मैं C++ को भी डील करूँगा, चूँकि यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड लिख देता हूँ यूजिंग नेमस्पेस std और उसके बाद मैं यहाँ पर मेन फंक्शन इंट मेन और फंक्शन की अलाम यानी ब्रैकेट्स और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स इस मेन के अंदर मैं उसका पोर्शन लिखूंगा। ये C++ और C का स्ट्रक्चर है। C के अंदर अगर आप ये मिस भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर यूजिंग नेम स्पेस std नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन C++ के अंदर और अगर डेव कंपाइलर आप div इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लाजमी लिखना पड़ता है, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ऑपरेटर्स और आज हमने जो बात करनी है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे से आज हमने बात करनी है, जमा माइनस तफरीक तकसीम की। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये दो लाइंस बैकस्लैश ये कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। और कमेंट्स क्या होती है? कमेंट्स आपके प्रोग्राम के अंदर अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं जो चाहते हैं कि वो प्रोग्राम का हिस्सा ना हो, प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट ना हो, तो उसको आप कमेंट कहते हैं। बेसिकली कमेंट्स यूज़र की रहनुमाई के लिए लिखी जाती है ताकि यूज़र कोड को पढ़कर, इस कमेंट को पढ़कर कोड को आसानी के साथ समझ सके। तो यहाँ पर मैं डबल लाइन इस्तेमाल करके यहाँ पर मैं कमेंट्स वैसे लिख देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं जी, आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं। स्पेलिंग के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, इसलिए तो अगर गलती है तो माफ़ कीजिएगा। ये कमेंट किया डबल लाइन के साथ। अगर किसी यहाँ पर इसको कमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर जस्ट जाकर ब्लैक स्लैश इस्तेमाल कर दें, ये कमेंट हो जाएगा। अगर आप इस हेडर फाइल को कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल लाइन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसको डबल लाइन कमेंट बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, सॉरी। तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से मैंने 2-3 सिंबल्स में लिख देता हूँ, यानी जमा के हवाले से देखना है, फिर माइनस के हवाले से देखना है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई के हवाले से देखना है और फिर जाकर हमने डिवीजन के हवाले से देखना है। तो चलते हैं और कोड लिखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, दो नंबर्स के दरमियान ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। और कौन से ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है? अर्थमेटिक ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं दो नंबर लेता हूँ। दो नंबर कैसे लूँगा आपको पता है, मैं उसके लिए वेरिएबल बनाऊँगा। और कौन सा वेरिएबल बनाऊँगा? इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊँगा, इंट num1 डिक्लेयर किया। याद रखिएगा कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक से ज़्यादा तरीके हैं, मैं उन सबको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि आपकी फ़हम में इजाफा हो, आपकी समझ में इजाफा हो। मैं तीनों वेरिएबल जो मेरे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होंगी एक ही साथ उनको क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं उनको डिक्लेयर कर लेता हूँ, बाद में मैं उनको इनिशियलाइज कर लूँगा। इंट num1 कामा डालकर
num2 ये भी एक तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। यानी याद रखिएगा कि जब एक साथ आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो सेंटर में कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल res यानी रिजल्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आखिर पे इसकी स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह तीनों वेरिएबल मैंने एक ही डेटा टाइप के साथ डिफाइन कर दिए। इन तीनों की डेटा टाइप एक है। हाँ, अगर किसी की डेटा टाइप मुख्तलिफ होती तो मैं उसको अलग से नीचे जाकर डिफाइन करता। अब इनको मैं वैल्यू भी असाइन कर लेता हूँ, जिस तरह num1 इज इक्वल टू 10, ये इनिशलाइजेशन कर रहा हूँ, ये वैल्यू इनिशलाइज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर और इंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पर लेकर जा रहा हूँ। num2 इज इक्वल टू 20, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा। और आज हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, जमा माइनस तफरीक तकसीम। तो मैं यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा किसके दरमियान, num1 और num2 के दरमियान। num1 और num2 के दरमियान मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा हूँ। किस तरह, तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ num1 प्लस num2। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑपरेंड हैं, और ये सेंटर में क्या है, इसकी ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है, और प्लस का ऑपरेटर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को ये ऑपरेंड्स हैं, इनको ऑपरेंड बोलते हैं, ऑपरेंड्स या ऑपरेंड कह सकते हैं, दोनों को ऑपरेंड्स कहेंगे और एक सिंगल को ऑपरेंड कहेंगे। और यहाँ पर अगर मैं आपको बता सकूँ तो इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, और इसके सेंटर में जो प्लस का साइन है ये ऑपरेटर है, और इसके राइट और लेफ्ट जो आपको num1 और num2 नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ऑपरेंड्स हैं। तो इस तरह ये चीज़ भी आपको ज़रूर ज़हननशीन कर लेनी चाहिए कि ये ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, और ऑपरेंड क्या है, और ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूँ कि num1 प्लस num2 ये एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को मैं स्टोर कर लेता हूँ एक तीसरे वेरिएबल के अंदर, और वो वेरिएबल क्या है, रिजल्ट है। यहाँ पर मैं इससे पहले लिख देता हूँ res यानी रिजल्ट के अंदर मैं इसका रिजल्ट स्टोर कर लेता हूँ, यानी num1 और num2 के अंदर जो कुछ परफॉर्म हुआ वो रिजल्ट के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। तो वेरिएबल का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि रैम के अंदर किस तरह ये चीज़ें परफॉर्म होती हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो वेरिएबल के लेसन पर दोबारा जाइए और वहाँ पर उसको जाकर देखिए, आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अब रिजल्ट के अंदर ये एक्सप्रेशन मेरा स्टोर है। ये एक्सप्रेशन के अंदर मैंने क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको रिजल्ट जनरेट किया। यही आपका ऑपरेटर है प्लस का, और अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और रिजल्ट के अंदर स्टोर किया। यहाँ पर मैं C++ की एक फंक्शन लिखता हूँ cout, और यहाँ पर मैं ये ऑपरेटर लगाते हुए, एक्सर्शन ऑपरेटर लगाते हुए, इंसर्शन ऑपरेटर या हाँ लगाते हुए यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ कि द एडिशन इज़। याद रखिएगा कि ये cout के अंदर जो इन कोटेशन के अंदर जो चीज़ लिखी जा रही है इसको हम अक्सर कहते हैं ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। और C++ के अंदर इसको स्ट्रिंग कहते हैं, C के अंदर इसको फॉर्मेट स्पेसिफाइंग कहते हैं। तो बहरहाल C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये स्ट्रिंग लिखी जो एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होगी, द एडिशन इज़, या इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं, ये जो कुछ आप लिखेंगे वही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा, या आपकी मर्ज़ी है जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद ये रिज़ल्ट मैंने शो करवाना है cout के ज़रिए, तो यहाँ पर मैं रिज़ल्ट जाकर शो करवाऊँगा। दोबारा ये इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। याद रखिएगा या माफ़ कीजिएगा, ये इंसर्शन या एक्सर्शन ये दो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, चेक कीजिएगा ये इंसर्शन है या एक्सर्शन है। वैसे मेरा ज़्यादा कभी इम्कान है कि इनको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन ये हमेशा मुझे कंफ्यूज करते हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा इनको। पिछले लेसन में मैंने इसके बारे से डिस्कशन की थी, जिसके अंदर मैं स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने डिस्कशन की थी। मैं चेक भी कर लेता हूँ और बताऊँगा भी इंशाल्लाह। उसके बाद ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए, यानी ग्रेटर देन के लेस देन के जो दो साइंस हैं, इंसर्शन ऑपरेटर, इनका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर रिजल्ट को शो करवा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं सिंपल RES लिख देता हूँ, RES, और यहाँ पर मैं इसको आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पर मैं इसको इसके बाद इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हुए कंपाइल एंड रन और सेव कर लेता हूँ, येस। और उसके बाद मुझे स्क्रीन पर इसका रिजल्ट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके पास इस अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि द एडिशन इज़ 30, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
तो यही आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के ज़रिए जो परफॉर्म किया गया। अब आपके पास जितने भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। और इसी के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो जस्ट जाकर मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल कर लीजिए और फिर इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए पहले, फिर रन कीजिए, या एक साथ कंपाइल एंड रन कर लीजिए जो कर रहा हूँ मैं। और अब आपके साथ आपकी स्क्रीन पर आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है कि इसका रिजल्ट जो नज़र आ रहा है 200, तो डेफिनेटली 200 ही बनता है इसका रिजल्ट। 10 मल्टीप्लाई बाई 20 200। और इसी तरह अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ डिवाइड कर लेते हैं और कंपाइल एंड रन एक साथ, और आपको 0 नज़र आ रहा है। क्यों? याद रखिएगा, ये मैंने आपके सामने किया कि चूँकि 10 मल्टीप्लाई बाई 20 जो है ये लॉजिकली मुमकिन नहीं है कि 10 छोटा है, ये डिवाइड नहीं किया जा सकता 20 के साथ। हाँ, अगर इसको ऐसे लिखें तो ये ज़रूर पॉसिबल है, नंबर 2 डिवाइडेड बाई नंबर 1, तो फिर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा ये 2 आ जाएगा। देख लीजिएगा नंबर 1। ये भी कंसेप्ट मैंने समझाना ज़रूरी था कि यहाँ पर एक रन टाइम एरर अकर हुई, जो लॉजिक एरर भी कह सकते हैं, कि जो आपकी एरर इस वजह से थी क्योंकि आपका जो डिवाइड होने वाली रकम थी वो छोटी थी और डिवाइड करने वाली रकम बड़ी थी। और अब ये ठीक किया मैंने तो आपको स्क्रीन पर ये चीज़ नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर हमने बाकायदा कोड लिखा और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके देखा। सी लैंग्वेज के अंदर इसको देख लेते हैं कि सी के अंदर भी सेम चीज़ होती है, बिल्कुल इसी तरह होता है। सी आउट की जगह सी के अंदर प्रिंट इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जिसको देख लीजिए कमेंट आपको समझाया था मैंने, यहाँ पर डबल लाइन लगाते हुए कमेंट कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसे कंपाइलर रन करूँगा तो मुझे स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये आपके कंपाइलर की इंस्ट्रक्शन होती है, इस पर गौर ना किया करें। प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, ये रन टाइम जो बता रहा होता है, ये इसके ऊपर जो है ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर इससे बचना चाहते हैं आप, ये जो प्रेस एग्जिट, इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पर एक फंक्शन लिख दीजिए, गेट सी एच, और गेट सी एच एक फंक्शन है बिल्ड इन। अब इसको सिंपल लिखकर आप इसको सेव कर लीजिए और याद रखिए स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डालेंगे तो गलती देगा, एरर देगा आपका कंपाइलर। इसको डाल दीजिए और अब की बार आपको ये लाइन नज़र नहीं आएगी। देखें यहाँ पर मैंने चूँकि कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ, सी आउट को मैं कमेंट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो चीज़ कमेंट की होती है वो प्रिंट का हिस्सा नहीं होती। तो इसके बाद मैं प्रिंट एफ का इस्तेमाल आपके सामने करना चाहता हूँ सी आउट के बजाय। तो यहाँ पर मैं जाकर सिंपल लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, ब्रैकेट इस फंक्शन की, और जो चीज़ मैंने सिंपल लिखनी है, द एडिशन इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर। सी की प्रिंट एफ के अंदर ज़रूरी लिखा जाता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंटेज डी होगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं। परसेंटेज डी यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यहाँ पर आपने कॉमा डाला और कॉमा डालकर आप RES लिखेंगे और उसके बाद आखिर में आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और यहाँ पर अगर मैं कंपाइल एंड रन करूँ तो आपको स्क्रीन पर इसका रिजल्ट नज़र आएगा। ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है 2 नज़र आ रहा है। और अगर डिवाइड नहीं करना चाहते, आपसे माइनस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लीजिए ये माइनस करके भी देख लेते हैं। और कंपाइल एंड रन, मैंने गलती छोड़ी आपके लिए, क्योंकि अगर ये विंडो एक बार पहले से ऑन होगी, यानी पहले से एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो चुका होगा, तो आपको ये एरर देगा। आपका जब भी कंपाइलर ये एरर देगा कि ID रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस, तो आपने इसको देखकर घबराना नहीं है आपने, क्योंकि आपके कोड में कोई गलती नहीं होती। आपका कंपाइलर एक बार इस कोड को रन कर चुका होता है और उसकी कंसोल ओपन होती है, जिसकी वजह से ये एरर आ रही होती है। ये काफ़ी अरसे बाद, यानी कि हम जब अपने तालीमी दौरानिए में हमें ये चीज़ बेसिकली इब्तिदा में समझ नहीं आ रही थी, हम इसको एक एरर समझ रहे थे, लेकिन हमको काफ़ी इनके 8-10 लेक्चर्स के बाद पता चला कि जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो चुका होता है, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो इस कंसोल को क्लोज़ करना पड़ता है और क्लोज़ करके आप इसे दोबारा से रन करेंगे। और अब आपके पास आपका रिजल्ट नज़र आ रहा है 10, नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर 1 वाकई 10 ही बनता है। तो आज के इस लेसन में स्टूडेंट्स हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन के ऑपरेटर्स को देखा कि किस तरह ये अप्लाई किए जाते हैं, किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपके लिए खासा हेल्पफुल रहेगा और आप इससे कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा कि आज के इस लेसन से आपने क्या नया सीखा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले लेसन में हम मज़ीद रिलेशनल ऑपरेटर के हवाले से और लॉजिकल ऑपरेटर के हवाले से बात करेंगे। अगले लेसन तक के लिए अपने टीचर अब्दुल गफ्फार को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।